प्यारे बच्चों, क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 जीवों में श्वसन। बच्चों, चैप्टर नंबर 7 तक जो है हम चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं और उसके अभ्यास प्रश्नों को भी हमने कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और अपने अभ्यास प्रश्न के कार्यों को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये चैप्टर बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। इसके जस्ट पहले की वीडियो क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं बच्चों कि श्वसन क्या है ना। और श्वसन में कौन सी गैस हम लेते हैं तो आपको पता चल गया होगा, ऑक्सीजन गैस ली जाती है और साथ ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलती है। इसके लिए जो है श्वसन की प्रक्रिया में हमने जाना था अंतः श्वसन और निःश्वसन के बारे में। जो अंदर सांस लेने की प्रक्रिया कहलाती है अंतः श्वसन कहलाती है और शरीर से बाहर निकालने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, निःश्वसन या उच्छ्वसन कहलाती है। और ये दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से ये क्रिया क्या कहलाती है, ब्रीदिंग की प्रक्रिया कहलाती है या श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ये हम लोग जस्ट पहले की वीडियो क्लास में पढ़ चुके हैं और एक्सपेरिमेंट भी हमने किया था जिसमें से स्पष्ट हुआ था कि हमारे द्वारा जो मुंह से गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। श्वसन दर क्या होती है ये भी हमने बच्चों जाना। तो एक सामान्य स्थिति में विरामावस्था में है अगर कोई व्यक्ति तो उसका औसतन वो जो है 1 मिनट में 15 से 18 बार जो है वो सांस लेता एवं छोड़ता है। और अधिक श्रम हो रहा है या अधिक श्रम कार्य हो रहा है तो उस समय श्वसन की दर जो होती है वो 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दौड़ते हैं, कसरत करते हैं, उस टाइम पे हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोगों ने जानी थी कि जो अंतः श्वसन और निःश्वसन में वायु की मात्रा कितनी हम ले रहे हैं उसको नापना क्या कहलाता है, वो श्वास मापन कहलाता है, जिसे स्पायरोमेट्री कहा जाता है। और इसे मापने के लिए जो है श्वास मापी यंत्र होता है जिसे स्पायरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, श्वसन की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, ये हम जान चुके हैं। और मानव के श्वसन तंत्र के बारे में आज हमें पढ़ना था। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। हम श्वसन तंत्र के लिए जो है जो अंग उसमें भाग लेते हैं उसमें नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़े हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके। यहाँ देखिए आपके सामने चित्र दिख रहा है। इस चित्र में जो मनुष्य के श्वसन के विभिन्न भागों के बारे में बताया गया है तो चित्र भी आप देखते चलिएगा और उसके भागों के बारे में, उसके कार्यों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों नासाद्वार। नासाद्वार क्या होता है, चेहरे पर जो है मुख द्वार पर माथे के एवं दोनों आँखों के बीच एक उभरी हुई संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, नासिका कहा जाता है, नाक कहा जाता है ना। हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, नाक बोलते हैं ना। तो नासिका के आगे वाले जो उभरे भाग के इधर उधर 2 अंडाकार बाह्य नासा छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, नासाद्वार कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पे नासाद्वार किसे कहा जाएगा। चित्र में ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये इसकी नाक है, इसमें 2 गोल गोल हिस्से बने होते हैं और अंडाकार, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, नासाद्वार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नासा गुहा की। तो नासा गुहा क्या चीज़ है, तो नासिका की गुहा को नासा गुहा या नासिका गुहा कहा जाता है। नासा गुहा की दीवार पर छोटे छोटे महीन बाल होते हैं और क्या होता है, श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें से श्लेष्म नामक चिपचिपा हुआ पदार्थ स्रावित होता है जिसको हम बोलते हैं ना नाक बह रही है, तो वो वही है, श्लेष्म नामक जो है चिपचिपा हुआ पदार्थ होता है जो कि कहाँ से निकलता है, नासा गुहा की दीवार से। ठीक, तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा भाग है वो है ग्रसनी। ग्रसनी जो है वो ये देखिए यहाँ पर ये बना हुआ चित्र में ये ग्रसनी है। तो ग्रसनी जो है नासा गुहा पीछे की ओर एक नली नुमा संरचना होती है। जो नासा गुहा होती है हमारी वो एक नली नुमा संरचना में खुलती है जिसे क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए नली सी दिख रही है, तो अब उसे क्या कहा जाएगा, ग्रसनी कहा जाएगा। अब बात करते हैं श्वास नली की। तो श्वास नली जो होती है वो नलिका जैसी संरचना होती है, नली जैसी ही संरचना होगी जो 2 शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है, श्वसनिया कहते हैं। और प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में खुलती है। श्वास नली के बाहरी सतह पर सी की आकृति के छल्ले जैसी संरचनाएं होती हैं और ये श्वास नली एवं जो संरचनाएं होती हैं बच्चों, ये श्वास नली एवं श्वसनियों को जो है आपस में चिपकने से रोकती है ताकि इसमें वायु जो है स्वतंत्रपूर्वक आ जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये श्वास नलियाँ होती हैं और यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसके अंदर जो है ये श्वास नलियाँ दिख रही हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये नली की जैसी इसमें संरचनाएं होती हैं। फिर इसके बाद है फेफड़े। तो आप फेफड़े की बात कर रहे हैं बच्चों,
तो आपने सीने पर दोनों तरफ अगर आप हाथ रखिए और अनुभव कीजिए, तो सांस लेते समय जो है आप देखेंगे कि आपका जो है सीना जो है वो थोड़ा सा फैल रहा है, और जब आप छोड़ रहे हैं सांस को तो धीरे से थोड़ा सा जो है वो पिचक रहा है। तो ये फूलने और पिचकने की क्रिया जो होती है वो ही होती है बच्चों फेफड़े में। फेफड़ा जो होता है वो शंकु के आकार की रचना होती है, और वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर एक एक दायां और एक बायां फेफड़ा होता है, एक तरह से कहा जाए। श्वसनिया फेफड़ों के भीतर जो है होती है वो महीन महीन असंख्य वायु कूपिकाओं में खुलती हैं। दरअसल वायु कूपिकाएँ ही वे जो वायु कूपिकाएँ ही होती हैं वो वह स्थान होती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, तो वायु कूपिकाओं में ही जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान या विनिमय होता है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ जानने वाली बातें भी हैं, वो भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो श्लेष्म में जो होता है वो श्लेष्म ग्रंथियों के द्वारा स्रावित चिपचिपा लसदार पदार्थ होता है जो नासा द्वार को नम एवं लसदार रखता है। अंतर श्वसन में ली गई वायु के साथ आए हानिकारक जीवाणु एवं धूल कण आदि श्लेष्म में चिपक करके नासिका रोम में ही फंसे रह जाते हैं और आगे नहीं जा पाते हैं, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार इसीलिए वहाँ पे नासिका में जो है रोम छिद्र होते हैं ताकि जो है जीवाणु धूल के कण वगैरह जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर ना जा पाएँ। ठीक, और फिर इसके बाद है ये भी चीज़ जाना जरूरी बच्चों कि ग्रसनी एवं श्वास नली के प्रवेश द्वार पर एक पत्ती नुमा ढक्कन जैसी संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस कहा जाता है, जो खाना खाते समय भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकती है। ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं ना तो भोजन के जो कण होते हैं वो सांस नली में ना चले जाएं, तो इसलिए उसको जो है रोकने का कार्य करती है, जो कि ढक्कन नुमा या पत्ती नुमा संरचना होती है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी कुछ जानने वाली बातें थी। अब हम चलते हैं, जानते हैं श्वसन की प्रक्रिया के बारे में कि श्वसन की प्रक्रिया होती कैसी है। तो यहाँ देखिए आपको चित्र दिख रहा होगा श्वसन की प्रक्रिया के लिए और किस तरीके से हम कहाँ कहाँ से होकर के ऑक्सीजन जाती है। तो जो अंतः श्वसन में ली गई जो ऑक्सीजन होती है वो वायु ऑक्सीजन युक्त जो वायु होती है वो नासा द्वार से होकर के नासा गुहा में पहले प्रवेश करती है, फिर इसके बाद नासा गुहा से होते हुए वायु ग्रसनी में पहुँचती है, फिर ग्रसनी से होते हुए श्वास नली की दोनों शाखाओं में जाती है, दाएं श्वसनी और बाएं श्वसनी के द्वारा, और बाएं एवं दाएं फेफड़े में जाती हैं। तो यहाँ देखिए नासा द्वार में सबसे पहले गई, फिर नासा गुहा में, फिर ग्रसनी में गई, फिर श्वास नली में जाती है, फिर श्वसनियों में जाती है, फिर फेफड़े के अंदर जाती है। तो इस प्रकार से जो है श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर जो है चित्र आप देख रहे होंगे, पसलियों के बाहर आ रही हैं, पसलियाँ अंदर की ओर गति कर रही हैं। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस स्थिति को इसमें चित्र में बताया गया है। एक अंतः श्वसन की स्थिति है और एक उच्छ्वसन की स्थिति है। ठीक है, तो जो श्वसन की विधि आप समझ गए होंगे किस तरीके से होती है। इसके बाद जो फेफड़े होते हैं बच्चों वृक्ष गुहा में स्थित होते हैं और जिसे आधार प्रदान करने के लिए एक पेशीय उपरम परत जो है वो डायफ्राम होती है। डायफ्राम अंतः श्वसन के समय नीचे की ओर गति करती है, जिसके कारण क्या होता है कि वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु जो होती है वो फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। और उच्छ्वसन जब होता है तो उसमें पसलियाँ जो होती हैं नीचे अंदर की ओर गति करती हैं, जिससे डायफ्राम क्या होता है ऊपर की ओर हो जाता है, अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। और देखते हैं कि वृक्ष जो है वो जो वक्ष होता है आपका वक्ष यानी सीना जो होता है फैलता एवं सिकुड़ता है। तो इस प्रकार से जो है ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। अंतः श्वसन में ली गई जो ऑक्सीजन होती है वो कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित कर देती है, और इस प्रक्रिया में क्या होती है ऊर्जा जो है वो निकलती है, और जिसका उपयोग हम क्या करते हैं दैनिक क्रियाओं में, जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन आदि में जो है करते हैं। इसी ऊर्जा के कारण ही अपने सभी दैनिक कार्यों को कर पाते हैं। ऊर्जा क्योंकि हर कार्य करने के लिए तो हमें ऊर्जा चाहिए है, तो यह प्रक्रिया इसी तरीके से चलती है। और यह पूरी प्रक्रिया जो होती है वो कोशिका के अंदर ही होती है, इसलिए क्या कहा जाता है इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ विशेष बातों को भी हम जान लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं या भारी काम करते हैं, तब जो आपकी ऊर्जा जो है वो ज़्यादा खर्चा होगी। इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ना। जब अगर मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन भी तो ज़्यादा चाहिए ना, नॉर्मल की तुलना में ऊर्जा भी ज़्यादा खर्चा हो रही है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि जब आप दौड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि आप कभी कभी आपका मुँह भी खुल जाता है, हाँफते हैं, है ना। तो हाँफते हैं तो आपका मुँह खुलता है, तो उससे क्या होता है कि आप मुँह के माध्यम से भी सांस लेते हैं, जिससे हम
हमारी जो ऑक्सीजन की पूर्ति है वो ज़्यादा तेज़ी से हो पाए। तो इसलिए जो है दौड़ते समय कई कई बार ऐसा होता है कि मुंह भी खुल जाता है या हांफने हम लगते हैं। तो इस प्रकार से भारी अगर मान लीजिए हम काम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम जो ब्रीदिंग है और श्वसन है ना, रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो हम जानेंगे। साथ ही अन्य जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया और श्वसन अंगों के बारे में जानेंगे और पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में जानेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।